Hello everyone, today we will see what are the properties of the cell organelles. सेल ऑर्गेनेलिस का क्या मतलब है कि जितना भी हमारा जो सेल है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या फंक्शन है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी बायोलॉजी पढ़ी है तो बिना आप इस फिगर को लेबल किए, मैंने लेबल नहीं किया, आप बिना लेबल किए भी बता सकते हो कि कौन सा प्लांट सेल है और कौन सा एनिमल सेल है। देखो, बेसिक डिफरेंस किसी भी सेल ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल यही है सबसे मेजर, कि जो हमारा एनिमल सेल है उसके बाहर कोई भी सेल वॉल टाइप स्ट्रक्चर नहीं होता, वेयर एज इन प्लांट सेल वॉल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एज एन एक्स्ट्रा कवरिंग। और डिफरेंस क्या था कि जो एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल्स नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो बहुत माइन्यूट होते हैं जो कि हमें नहीं दिखाई देते। पर इन द केस ऑफ प्लांट सेल जो वैक्यूल्स हैं उसमें मैक्सिमम जगह ऑक्यूपाई की होती है, जिससे कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी यानी कि एक साइड को धकेला हुआ रहता है। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक, अब हम जब भी किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले हम किसी मेन गेट से एंटर करते हैं, तो अभी एक सेल है। जब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल के अंदर जाएंगे, तो सबसे पहले जो बाहर वाली चीज़ है हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो बाहर प्रेजेंट है जो कि है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेल एनिमल सेल में भी होती है एंड प्लांट सेल में भी होती है। सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। एनिमल सेल की बात करें तो ये एकमात्र कवरिंग है जो हमारे सेल के अराउंड होती है। जैसे ये हमारा सेल है, ये जो कवरिंग है बस एकमात्र यही ही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इट सेपरेट्स सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने बाहर के इन्वायरमेंट से इस सेल को एक तरह से आइसोलेट कर दिया, सेपरेट कर दिया। इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल, अलो एंड डिस्ट्रिक्ट द पासेस ऑफ मटीरियल। अब हमें अगर सपोज़ करो कोई रूम है या फिर हमारा घर ही है, उसमें मेन गेट है, तो ऐसा तो नहीं है हम अपने घर में किसी भी आदमी को आने देते हैं और जाने देते हैं। इसीलिए हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी काफ़ी इंटेलिजेंट होती है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब हर एक चीज़ को अंदर घुसने नहीं देती, क्योंकि अगर हर चीज़ को अंदर घुसने देगी फिर तो ये सेल के लिए नुकसान की बात है। अगर सिलेक्टिवली परमिएबल, जो चीज़ इसे चाहिए सेल के अंदर वही चीज़ को ये अंदर आने देती है, और जो चीज़ अपने हमारे सेल में ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाती है तो ये सेल से बाहर फेंक देती है। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल मूव्स आउट बाय डिफ्यूजन ऑक्सीजन एंड वाटर टू ओबे दिस रूल। ठीक है, अब हमने कहा कि ये मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर आने देती है, पर कैसे अंदर बाहर आने देती है? तो सेल के लिए, सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो एक तरह से वेस्ट मटेरियल होता है। अब ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से इसे सेल के बाहर निकाल देती है। डिफ्यूजन का क्या मतलब है कि जब हमारा कोई भी कंटेनर है उसके अंदर अगर कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में पड़ जाए पर उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो चीज़ की अमाउंट कम हो, तो ऑटोमेटिकली जो वो मटेरियल है वो हमारे सेल से बाहर की तरफ आ जाएगा। वैसे ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जब सेल के अंदर, जैसे सेल है, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके नियर बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वही कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी कम अमाउंट में होती है, तो ऑटोमेटिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर है वो बाहर की तरफ आ जाती है टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। वैसे ही हमारा कार्बन ऑक्सीजन और वाटर भी सेम करते हैं, पर वाटर की जो मूवमेंट है इसके लिए एक अलग न्यू टर्म लिखी जाती है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अगर हमारा वाटर की मूवमेंट हो रही है तो हम उसको डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे, उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। सम मॉलिक्यूल्स रिक्वायर एनर्जी एटीपी। अब ये एटीपी का मतलब क्या है कि हमारे सेल में मान लो तो सेल को पोटेशियम और सोडियम ऐसे आयंस की भी ज़रूरत, जैसे हमारा सेल है और सेल के अंदर पोटेशियम और सोडियम इन दो आयंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, पर अगर सेल के अंदर पहले से ही काफ़ी अमाउंट में इनमें से कुछ भी आयंस हो और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में काफ़ी कम हो, फिर भी अगर सेल की डिमांड है कि उसे अब ये सोडियम और पोटेशियम चाहिए, तो फिर भी वो हमें अगेंस्ट द ग्रेडियंट हम इसको सेल के अंदर भेज सकते हैं। उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। एनर्जी किस फॉर्म में लगती है? एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ये मैंने पहले ही बता दिया। मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड की बाई लेयर से बनी होती है। बाई लेयर का मतलब कि जो दो लेयर्स हैं वो आपस में ऐसे एक लेयर बनी है, उसके नीचे सिमिलरली दो लेयर्स बनी हैं, और अभी जो मैंने बनाया है ये है लिपिड्स। ये सभी लिपिड्स हैं, मतलब फैटी एसिड्स हैं, मतलब जो कि हमारे पानी में सॉल्युबल नहीं होते, सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं।
इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड एनगल्फ इट्स फूड, फॉर एग्जांपल अमीबा। अब जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जैसे हमारी रबर बैंड होती है या फिर जो इलास्टिक वगैरह होती है उसकी तरह फ्लेक्सिबल होती है, तभी वो जो हमारा सेल है कभी कभार छोटी सी जगह, अगर जैसे कोई ऐसे दो है पर हमारा सेल का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो फिर भी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वो धीरे 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 करके यहाँ से निकल सकता है, और ये फूड को भी एनगल्फ करता है, जैसे कि हमारा अमीबा। अमीबा की कोई भी फॉर्म नहीं होती, जैसे कि हम ऐसे रफ सा बना लेते हैं, पर अगर उसको कोई भी फूड पार्टिकल्स दिखता है तो वो धीरे 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 अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसके इर्द गिर्द कर लेगा और उसको अपने अंदर एनगल्फ कर लेगा। तो ये एनगल्फमेंट के भी काम आती है। थैंक यू।